हेलो बच्चों, स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 के जो आगे के न्यूमेरिकल्स है उनको। तो चैप्टर नंबर 5 के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, तो आज जो अगर हमारा अगला न्यूमेरिकल रहेगा उसको हम करेंगे। तो आपको अपने पास में बुक रखनी है, वहां से आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर आपका जो अगला आंकिक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो आंकिक प्रश्न 7 क्या है, देखो कि एक तांबे का तार है आपके पास में। उस तांबे का तार जिसका काट क्षेत्रफल, मतलब आपको क्षेत्रफल दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है a बराबर 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे देखो क्या है, में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तांबे का तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, उसके धारा है वो ए मतलब 0.5 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो ये हमने पढ़ा था जब अपवयन वेग या अपवेग पढ़ा था, तब हमारा वहां पर आया था। ठीक है, जब हमने क्या निकाला था, धारा और जो हमारा अपवेग है उसमें हमने संबंध निकाला था। तब हमने वहां पर क्या किया था कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने कैसे निकाला था? ये मान लो कोई भी आपका ठोस चालक था, ठीक है, इसके अंदर हमने मान लिया क्या, इसका क्षेत्रफल अगर a लंबाई l है, तो हमने माना कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर स्मॉल n माने तो टोटल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसको हमने कैपिटल N से प्रदर्शित किया था। टोटल आयतन में कितनी होगी? एकांक में n है, एकांक आयतन में कितने n है, इसका मतलब पूरे आयतन में कितने होगा? आयतन क्या होगा? a इंटू l। तो ये आई थी भाई, एकांक आयतन में पूरे आयतन में कितनी है? अगर मैं ये देखो a इंटू l आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब वहां पर वो कितना आएगी आपकी, तब आ जाएगी वहां पर n इंटू a इंटू l आ जाएगी। ठीक है, उस प्रकार से तो ये हमारा n आ गया था टोटल, मतलब इसमें आ गया था। फिर हमने यहाँ पर क्या निकाले था? n का मान, तो यहाँ पर q का मान आ गया था ne, और यहाँ से q बराबर रख लिया था n इंटू a इंटू l इंटू e। और इस प्रकार से हमने वहां पर धारा और किसमें संबंध निकाल लिया था? अपवेग में संबंध निकाल लिया था। क्या आया था? वो आया था vt बराबर NEA सॉरी I बराबर आ गया था आपका NEA VD। ठीक है, ये आ गया धारा और अपवेग में संबंध आ गया था। तो वही हमारे को यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। आगे देख लेते हैं, क्योंकि एकांक आयतन में दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब स्मॉल n का मान दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? स्मॉल n का मान दे रखा है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 22 और पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। वो तो इलेक्ट्रॉन का अपव्यय वेग ज्ञात कर लो। ज्ञात क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन का अपव्यय वेग ज्ञात करना है। ठीक है, अपव्यय मतलब अपवेग ज्ञात करना है, वीडी ज्ञात करना है। तो वीडी ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है? आई बराबर होता है NEA VD। तो यहाँ से VD बराबर क्या हो जाएगा? VD बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा I अपॉन NEA, ये आ गया। अब यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर देखो VD बराबर I का मान क्या है? I का मान है 0.5 एम्पीयर है, तो मतलब ऐसे मात्र के n का मान क्या है? n का मान है यहाँ पर है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? हमें पता है, क्या पता है? कुछ पता है क्या? नहीं पता है कि एक जो आपका मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इसका क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, ठीक है, तो ये मीटर क्यूब, ये भी कितना होगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना यहाँ पर, और ये भी कितना हो जाएगा? 100 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए यहाँ पर मतलब मीटर क्यूब चाहिए, तो 1 मीटर क्यूब चाहिए मेरे को। तो वो कैसा आएगा? मतलब यहाँ पर पहले आपको कितना बदलना पड़ेगा? इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 100 की पावर 3 को नीचे भेज दो, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब और बट्टा क्या हो जाएगा? 100 की पावर 3। ये क्या आ गया आपका? 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पर इसको देखो रख दो, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ये मान रख दो पूरा। तो जब ये मान रखोगे तो क्या आएगा आपका? बताओ, जब ये मान रखोगे तो यहाँ पर आएगा 1 मीटर क्यूब, और जो 100 की पावर 3 है वो कहां पर चला जाएगा? ऊपर। तो ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 100 की पावर 3। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर इंटू 100 की पावर 3। मतलब 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का पावर 3 है, मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो 10 की पावर 6 लिख दो, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना। और पर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। बस इस प्रकार से हमारे को इसको बदलना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीटर क्यूब में। अब यहाँ पर देखो एक और बच गया, कौन सा है? ऊपर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसमें दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है आपको मिलीमीटर स्क्वायर में।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, ए बराबर हो गया आपका, ए क्या होता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको किस में बदलना है आपको, इसको बदलना है आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। हमें पता है कि एक जो मीटर सॉरी एक जो एमएम है 10 की पावर किसके बराबर होता है, सॉरी यहां पर लिखता हूं मैं 10 की पावर -3, ठीक है मीटर। एक मीटर एक एमएम है वो किसके बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, देखो यहाँ पर एक स्क्वायर आ रहेगा ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई, हमें पता है क्या पता है कि एक एमएम होता है 1 मिलीमीटर है उसके बराबर होता है, वो होता है 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है ना यहाँ पर। अब हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए, 1 मिलीमीटर स्कोर चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, दोनों साइड में स्कोर कर दूं, तो दोनों साइड में स्कोर करो यहाँ पर इस पूरे का, स्कोर करोगे तो क्या आएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे कर दो या पूरे का स्कोर रखना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 × 2 कितना 10 की पावर माइनस का जाए, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये किसके बराबर होगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब मान रख दो यहाँ पर, तो मान रखो यहाँ पर क्या आएगा 0.5 बटा यहाँ पर क्या n का मान क्या है 8.5 × 10⁻22 × 10 की पावर 6। उसके बाद में क्या है e का मान क्या होता है 1.6 × 10 की पावर -19 और इंटू फिर a का मान क्या आ गया हमारे 10 की पावर -6। अब इसको आगे आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो एग्जांपल नंबर सॉरी जो अंक की क्वेश्चन नंबर 7 है। और अगला जो अंक की क्वेश्चन उसको हमें करते हैं। देखो तो अगला अंक की क्वेश्चन क्या है, देखो अगला अंक की क्वेश्चन है आपका अंक की क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है, देखो किसी ताप पर कोई एक ताप है, तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध मान लेते हैं, माना 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है R नोड है, यही मानते हैं। तो किसी ताप पर, मतलब ताप अब कुछ और कर दिया, चेंज कर दिया, तो किसी ताप पर जो तांबे का तार का प्रतिरोध है उसके जो मतलब ये 0 डिग्री ऊपर है उसके कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो किसी ताप पर जो आपका प्रतिरोध है वो मान लेते हैं किसी ताप पर, या फिर मान लो कोई भी टी ताप पर जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है उन्होंने दे रखा है, कितना प्रतिरोध दे रखा है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है उससे कितना हो गया आपका दुगुना हो गया, मतलब 2R नोड हो गया, ये हो गया ना। और इसको मान लेते हैं RT टेम्परेचर पर, ठीक है यहाँ पर टी लिख देता हूं, ये हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, जो भी पूछा टी टेम्परेचर ज्ञात करना है ना, जो भी देख लेते हैं फटाफट से। प्रतिरोध का ताप गुणांक भी चलो दे रखा है, कितना है अल्फा बराबर दे रखा है 4.0 × 10⁻³ ठीक है, और डिग्री सेल्सियस है तो दुगुना हो जाए। तो आगे क्वेश्चन नहीं देगा, तो ये पूछा है, ठीक है किस ताप पर पूछा ना, तो ये टी पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है RT बराबर क्या होता है R नोड 1 प्लस का अल्फा टी। जब परिवर्तन हो तब वहां पर वो लिख लेना, ठीक है। वो भी देखना है कि R1 ज्यादा R2 तब वो लेना है, और जब परिवर्तन मतलब जब आपका क्या R1 ज्यादा हो तब आपको फॉर्मूला कौन सा लेना है अल्फा बराबर R1 माइनस का R2 बट्टा जो आपका R2T1 जो भी आया था ना वहां पर वो फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया RT बराबर R नोड 1 प्लस अल्फा टी। RT क्या है, RT कितना है आपका RT है 2R नोड, तो ये 2R नोड बराबर क्या हो गया, इसको गुणा करवा दो R नोड प्लस का R नोड और क्या आ गया R नोड और आ गया अल्फा का मान भी एक बाद में रख देंगे, ठीक है। और ये क्या क्या टी, इस पर तो आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेम्परेचर क्या होगा, देखो सॉरी इसको इस साइड में लेके जो पहले, तो क्या होगा 2R नोड माइनस का R नोड कितना हो गया, और इसको ले लेते हैं R नोड अल्फा टी। यहाँ पर कितना हो गया R नोड बराबर R नोड अल्फा टी, R नोड से R नोड फिर कैंसिल हो गया, नीचे भेज दो, तो टी बराबर आ गया 1/अल्फा, मतलब 1/अल्फा का मतलब अल्फा का मान रखो कितना है 4 × 10⁻³ तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 10 की पावर कितनी आ जाएगी, मतलब ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 मतलब 1000/4 या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये कितने बार गया 25 मतलब 250 मतलब कितना आ गया 250 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जब 250 डिग्री सेल्सियस होगा ना ताप, तब वो जाकर क्या होगा जो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है उसका दुगुना प्रतिरोध होगा, ये जो T डिग्री सेल्सियस पर मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंक प्रश्न नंबर 8, बिल्कुल आसान था, सिंपल था।
करना था, बस आपको मान रखने थे। अब जो आंक की प्रश्न है वो देखते हैं। देखो आंक की प्रश्न नंबर 9। तो आंक की प्रश्न नंबर 9 क्या है? किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल मतलब ई का मान रहेगा। विद्युत वाहक बल ई को प्रदर्शित करते हैं, इसे 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर का मान रहेगा कितना? 0.4 ओम रहेगा। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? कि बैटरी से हम अधिकतम धारा कितनी ले सकते हैं, कितनी हमारे को अधिकतम धारा है वो मिलेगी। अधिकतम धारा कब कब मिलेगी हमारे को? एक बैटरी है उसका वोल्टेज दे रहेगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध दे रहेगा, ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज तो रहेगा रहेगा, हमारे को क्या चाहिए? अधिकतम धारा चाहिए। अधिकतम धारा चाहिए तो हमारे को बाहर क्या करना पड़ेगा? बाहर हमारे को कोई भी जो बाह्य परिपथ है, उस बाह्य प्रतिरोध है, सॉरी बाह्य प्रतिरोध है, उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा? शून्य करना पड़ेगा, तभी हमारे को क्या मिलेगा? अधिकतम धारा मिलेगी। हमने क्या है ना, ये जो सेल है, ठीक है, और ये आंतरिक प्रतिरोध है, हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? एक बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं। तो अगर हमारे को क्या चाहिए? ये स्मॉल आर, ये ई है, हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए? क्या मिलेगी? टर्मिनल वोल्टता मिलेगी, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध के कारण टर्मिनल वोल्टता मिलेगी। तो ये अगर हमारे को टर्मिनल वोल्टता वी है, ये अगर यहीं पर जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगा है इसमें अगर खपत होगी तो फिर हमारे को अधिकतम धारा है वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर हमारे को अधिकतम धारा चाहिए तो वहां पर जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखना है। तो अब आपको देखो फॉर्मूला क्या हो गया? बराबर क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल बटा क्या हो जाएगा आपका? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया? कुल प्रतिरोध होगा आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ये होगा। ये होता है कुल विद्युत वाहक बल। धारा क्या होती है? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर अगर अधिकतम धारा चाहिए तो आपको आर को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा आपका ई का मान कितना है? 12 बटा स्मॉल आर का मान कितना है? 0.4। तो इसको आगे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 1 का 10 आ जाएगा। ये कितने बार गया? ये गया 2 और ये 6 और ये कितना आ गया? 3। तो मतलब कितना आ गया? आई बराबर कितना आ गया? 3 × 10 कितना? मतलब 30 एम्पियर आ गया, ठीक है। धारा कितनी आ गई? 30 एम्पियर। तो 30 एम्पियर धारा हमारे को अधिकतम मिलेगी। ध्यान क्या रखना है कि बाह्य प्रतिरोध है आपको क्या करना है? शून्य करना है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध रहेगा तो फिर आपको अधिकतम धारा है वो कैसे मिलेगी। अब करते हैं अगला, जो हमारा आंकिक प्रश्न नंबर कौन सा है? 10। तो आंकिक प्रश्न नंबर 10 देखो क्या है? एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, ठीक है, कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है। चलो इसको एक बार ले लेते हैं। आर बराबर दे रखा है आपको 4.2 ओम, पानी में डूबी हुई है। यदि इसमें से 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, 2 एम्पीयर की धारा मतलब आई का मान रहेगा 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए, मतलब टी का मान रहेगा 10 मिनट, जो मान रहेगा पहले वो लिखा करो। तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी? कुल कितने कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। मतलब एक कैलोरी और उष्मा में या ऊर्जा में क्या संबंध होता है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था। चलो फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपकी जूल और कैलोरी में संबंध, जूल और कैलोरी में संबंध क्या होता है। हमने जूल के तापमान का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? H बराबर क्या होता है आपका? H बराबर था I² RT, ये होता है ना, S बराबर I² RT। बिल्कुल आसान है। V बराबर क्या था? W/Q, W बराबर हो जाएगा VQ हो जाएगा। W बराबर V की जगह IR रख दो, इंटू Q की जगह I/T रख दो, ये आ गया W बराबर I² RT। और यही किसमें संचित होता है? कार्य आपकी ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि W समानुपाती H के। भाई जैसे जैसे आपका कार्य चेंज होगा वैसे वैसे H चेंज होगा, ये लिख सकते हैं ना। तो W समानुपाती H के, तो यहाँ पर जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा ना तब यहाँ पर आएगा एक नियतांक, जो आएगा आपका कैपिटल J। क्या आएगा? कैपिटल J। मतलब W बराबर होता है कैपिटल JH। यहाँ पर जो कैपिटल J है वो क्या है? J है वो यांत्रिक उष्मा नियतांक है, ठीक है, यांत्रिक उष्मा नियतांक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर J बराबर आ गया यांत्रिक उष्मा नियतांक आ गया। अब अगर यहाँ पर आप संबंध लिखोगे तो क्या संबंध होगा? जूल, और इसमें क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। स्मॉल जूल से लिख दो एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जूल, और ये ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अब आप संबंध कैसे निकालोगे भाई? जूल और ऊर्जा में संबंध कैसे, कैलोरी में संबंध कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो 1 जूल होता है, ये जूल है, ठीक है, 1 जूल होता है वो बराबर होता है 4.2, सॉरी 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल के बराबर।
किसके बराबर होती है? 4.2 जूल के बराबर। एक कैलोरी है वो किसके बराबर होता है? 4 पॉइंट, मतलब एक कैलोरी में कितनी जूल ऊर्जा होती है? 4.2 जूल ऊर्जा होती है। कितनी होती है? 4.2 जूल ऊर्जा होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपका साहित्य इसमें कुछ इस प्रकार से देखा है, देखो क्या देखा है कि आपको देखा है जे बराबर 4.2 जूल पर कैलोरी, ये देखा है ना, इस प्रकार से देखा है। तो ये कुछ नहीं है, बस इसी का संशोधित रूप है। देख लो, ये जे 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 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखो यहाँ पर, इसको देखो यहाँ पर क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या है? जे एच है ना, तो जे क्या है? यांत्रिक उष्मानीयता। जे बराबर क्या हो जाएगा? जे बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एच। तो यहाँ पर जे बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? जूल बटा एच का मात्रक भी जूल होता है, लेकिन अगर कैलोरी में बदलेंगे तो यहाँ पर कैलोरी लिख देंगे, और ये किसके बराबर होता है? 4.2 होता है ना। तो ये देख लो, एच चीज आपका वैसा वैसी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.2 जूल के बराबर होती है। ये जो अभी आपके देखा ना, वो इस वाले फॉर्मूले से निकाला। और ये फॉर्मूला कैसा है? यहाँ से आया कि डब्ल्यू समानुपाती एच की। भाई डब्ल्यू को तो हम एच लिखते हैं, तो समानुपाती जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया जो यांत्रिक उष्मा नियतांक है, ठीक है। और उसी को हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये जे जूल नहीं है, ये वाला जे जूल है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो समझ ध्यान रखना है कि एक कैलोरी में वो 4.2 जूल होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो पूछा क्या हमारे को साहित्य, चलो देख लेते हैं कि कुंडली में कुल कितने कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी, मतलब उष्मा हमारे को ज्ञात है, वो करनी है, उष्मा ज्ञात करनी है। तो पहले इसको मिनट को किसमें बदलो? आप सेकंड में बदलो। तो कितना आएगा देखो, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? टी बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 60 सेकंड। ये आ गया आपका सेकंड में मान, ठीक है। अब आपको ऊर्जा चाहिए, उष्मा चाहिए, तो यहाँ पर धारा है, आर है और टी है। तो कौन सा फॉर्मूला है? अभी तो हमने निकाला था, एच बराबर क्या होता है? एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, या डब्ल्यू बराबर लिख दो आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आई, आई का मान क्या है? आई का मान है 2 × 2 मतलब 4, कितना आ गया? 4 इंटू आर का मान कितना है? 4.2 इंटू समय का मान कितना है? समय का मान आपका कितना हो गया? 60 × 10 कितना हो गया? 600, मतलब 6 × 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ ना भाई। 6 × 100 कितना होता है? 600 होता है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये किस में आएगा? ये आपका आएगा मान जूल में, क्योंकि सारे ऐसा मात्रा रहेगा, आपने किस में रखे? जूल में रखे ना। तो आपको तो चाहिए किस में? आपको तो कैलोरी में चाहिए। तो ये किस में? एच में बदल जाएगा। तो एच क्या होगा आपका? 4 इंटू, ये तो एच डी जैसे लिख दो, 4.2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 2। हमने समझ पढ़ रखा है कि एक कैलोरी है वो 4.2 जूल के बराबर होता है ना। 4.2 जूल के बराबर होता है। स्मॉल जे लिख दो। तो यहाँ से आपको यहाँ पर जूल की जगह क्या चाहिए? जूल की जगह कैलोरी। तो यहाँ पर आप पहले एक जूल निकालो, एक कैलोरी, और 4.2 को नीचे भेज दो। 4.2 ये किसके बराबर हो जाएगा? एक जूल के बराबर हो जाएगा ना। तो आप इस जूल और ये जूल सेम है, तो यहाँ पर इसकी जगह ये रख सकते हो। तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 1/4.2 कैलोरी हो गया। 1/4.2 कैलोरी हो गया। 4.2 कैंसिल हो गया। एच बराबर कितना आ गया? 6 4 कितना होता है? 24 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 2। और क्या लिख सकते हो? एच बराबर कितना हो जाएगा? 2400 कैलोरी। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान था ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलो अब आगे देखते हैं। अगला आपका देखो 11% है, उसको देख करते हैं। ये तो 10वां तो कर लिया। न्यूमेरिकल करते जाने, बिल्कुल आसान है। एग्जांपल्स वगैरह आपको करना ही है। तो एक बेलनाकार नलिका है, एक बेलनाकार नलिका, ठीक है, बेलन के आकार की नलिका है की लंबाई एल है। चलो आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याओं का मान। अब एक बेलनाकार नलिका है, नलिका, ठीक है, समझ रहे हो? नलिका जैसे पाइप है, ठीक है। तो पाइप का क्या होगी? एक आंतरिक त्रिज्या होगी, एक बाह्य त्रिज्या होगी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में एक नलिका है। ये नलिका दे रखी है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है एल। कितनी है? एल। हमारे को क्या बोला गया है कि इसकी आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं क्रम से ए, मतलब ए व बी है। आंतरिक त्रिज्या कौन सी होगी? इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी ये, और बाह्य त्रिज्या कौन सी होगी? ये बड़ी वाली होगी। आंतरिक त्रिज्या कौन सी होगी? यहां से यहां तक ये होगी आपकी ए, और बाह्य त्रिज्या कौन सी होगी? ये बाहर वाला ये जो यहां से यहां तक की जो है वो कौन सी होगी? आपकी बी होगी। कौन सी होगी? बी होगी। यदि पदार्थ की
प्रतिरोधकता का मान रो है, पदार्थ की प्रतिरोधक। अब पदार्थ कौन सी जगह पर भरा रहेगा ये आप समझो, पदार्थ कौन सी जगह पर भरा रहेगा, पदार्थ आपका कौन सी जगह पर रहेगा, पदार्थ रहेगा ये वाला जो बीच वाला ये भाग है ना, ये वाला भाग, यहां पर क्या रहेगा आपका पदार्थ रहेगा, इसी जगह पर क्या रहेगा आपका पदार्थ रहेगा। समझ रहे हो ना भाई, कोई भी जैसे वस्तु होती है, ठीक है, तो उसकी दो लेयर होती है। जैसे अगर मान लो ये पतली है तब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी मोटी हो तब आप क्या देखोगे, ये जैसे है तो ये आपका एक बैलून का आकार का ही है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप चेक करोगे ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब फिर आप क्या देख पाओगे कि इसका यहाँ पर पदार्थ किसमें बीच में तो भरा नहीं रहता है, कहाँ पर भरा रहता है, इसकी जो यहाँ पर वाला भाग है, ठीक है, ऊपर और जो नीचे इसके जस्ट नीचे उसी भाग पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर पदार्थ भरा रहता है, बीच के अंदर कोई पदार्थ भरा नहीं रहता है। तो अब हमारे को पदार्थ है वो हमें पता है यहाँ पर बीच में रहेगा, यहाँ पर अंदर बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर। समझ रहे हो ना, यहाँ पर देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं, ये वाला देखो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो कॉर्नर है यहाँ पर, ये अगर थोड़ा सा मोटा होता तब आपको यहाँ पर देख पाते ये बाहर वाला हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा, और अंदर बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब बीच में कुछ नहीं, पदार्थ केवल कहां पर है, जो ऊपर किनारे यहाँ पर दे रखे हैं उन्हीं पर है। अब आगे बोला क्या है, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी दे रखी है, रो दे रखी है, पदार्थ की प्रतिरोधकता हमारे को दे दी रो। अब आगे देखो क्या है, नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करो। नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, किसके मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, सिरे। सिरे कौन से होते हैं, सिरे यही होते हैं, सिरे कौन से होते हैं, यही होते हैं, यही होते हैं ना। तो आपको कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, इन सिरों का, ये जो सिरे ये वाले जो सिरे, ये वाले मान लो, ये वाले मान लो, इन सिरों के मध्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करोगे तो आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रतिरोध होता है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर होता है आर इंटू एल इंटू ए होता है ये फॉर्मूला, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, प्रतिरोध ही चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, तो यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन क्या, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कौन सा होगा, क्षेत्रफल पूरा थोड़ी होगा, क्षेत्रफल आपके पास में कौन सा रहेगा, क्षेत्रफल आपको यही ज्ञात करना है। तो आप क्या ज्ञात करो, पहले आप इस बड़े वाले बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो बड़े वाले बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर बड़े वाले बेलन की त्रिज्या क्या होती है, पाई बी स्क्वायर, और फिर उसमें से घटा दो आप ये जो छोटा वाला बेलन है उसकी जो वो है क्षेत्रफल घटा दो, तो आपके पास में कौन सा क्षेत्रफल बचाएगा, ये बचेगा ना, बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है वो निकालो, फिर उसमें से ये छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दो, तो आपके पास में यही क्षेत्रफल बचेगा, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल घटा दो, ये बचेगा आपका। तो यहाँ पर क्या घटा दो, माइनस का पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आ गया, तो यहाँ पर मान रख दो पाई बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बस आंसर आ गया, बिल्कुल आसान था ना। बस यहाँ पर ये करना था आपको कि पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, भाई बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल घटा दो, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका बच जाएगा, समझ गए। चलो अच्छी बात है, ये हो गया आपका जो अंक प्रश्न नंबर है वो कौन सा है, 11। इसमें क्या दे रखा है, आंसर इसका आ रहा है रो एल अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आ सकता है आंसर, यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है, नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध है, भाई बड़े वाले क्षेत्रफल में से हमारे को ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए ना, ये वाला अंदर वाला, तो बाएं प्रतिरोध, बाएं त्रिज्या आपको दे रखी है कैपिटल, सॉरी बी दे रखी है, बाएं त्रिज्या दे रखी है आपको बी, और बाएं त्रिज्या दे रखी है, तो पहले बड़े वाले क्षेत्रफल का निकालो, फिर इसका अंदर वाले का निकालो, इसको घटा दो। हाँ सही है, हमने जो किया है शायद इसका मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। चलो अब देखते हैं अगला जो हमारा अंकित प्रश्न नंबर कौन सा है, अंकित प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, एक मकान है उसमें 100 वोल्ट के 4 बल्ब है, मकान के अंदर 100 वोल्ट के, मतलब हमारे को 4 बल्ब दे रखे हैं जिनकी शक्ति कितनी है, 100 वोल्ट है, एवं 40 वोल्ट के 4 बल्ब प्रतिदिन 6 एवं 4 व 6 घंटे चलते हैं। मतलब 100 वोल्ट के जो 4 बल्ब है, 100 वोल्ट के जो 4 बल्ब है वो प्रतिदिन 4 घंटे चलते हैं। 100 वोल्ट के बल्ब, 100 वोल्ट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे चलते हैं, और 40 वोल्ट के 4 बल्ब, 40 वोल्ट के 4 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं। ये बात हमारे देखिए, 2 पंखे 60 वोल्ट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, मतलब 2 पंखे है हमारे पास में, 2 पंखे, ठीक है, 2 पंखे प्रतिदिन है वो कितने घंटे चलते हैं,
प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। 30 दिन में, 30 दिन के एक माह के लिए विद्युत ऊर्जा के खर्च की गणना करो। यदि विद्युत दर प्रति यूनिट 5 रुपए है तो आपको क्या ज्ञात करना है, रुपए भी ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत ऊर्जा की खर्च ज्ञात करना है, और साथ साथ में आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि कितने रुपए लगेंगे। अब इसको देखो, समझो। आप यहां पर देखो, पहले यहां पर क्या तरीका है, या तो आप क्या करो, अलग अलग निकाल लो कि यहां पर 100 वोल्ट के जो 4 बल्ब है, 100 वोल्ट के 4 बल्ब है, तो 100 वोल्ट के जो 4 बल्ब है तो टोटल कितने वोट हो गए। एक बल्ब है 100 वोट का है, 4 बल्ब कितने होंगे, 400 वोट के, मतलब 400 वोट है। यहां पर लिख देता हूं मैं, इसके लिए अलग निकालते हैं। P बराबर यहां पर है कितना है, 400 वोट है, और T कितना है, T है आपका 4 घंटे, और जो D है मतलब दिन कितना है, दिन है आपका 30 दिन। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट कितना आएगा आपका, यूनिट आएगा आपका 400 इंटू 4, PHD बटा 1000 होता है ना, PHD बटा 1000। तो ये देखो P है, H है, और आपके पास में D है, तो क्या कर PHD मतलब 30, और बटा कितना हो जाएगा आपका, बटा हो जाएगा आपका 1000। यहां से कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया ना भाई, 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया 12 12 48, ठीक है 48 यूनिट। कितने बच गया आपके पास में, 48 यूनिट आ गई। अब इसकी बात करें, सही तो किया ना, 32 और 16, 32 और 16 हाँ सही है। अब देखो 40 वोल्ट के 4 बल्ब है, 40 वोल्ट के 4 बल्ब है जो 6 घंटे चलते हैं, तो आप इसके लिए यूनिट निकालो। तो 4 बल्ब है 40 वोल्ट के, तो कितने हो जाएंगे, 40 इंटू 4 करो, कितने हो जाएंगे, 0 और 16 हो जाएंगे 160 वोल्ट। तो P बराबर है 160 वोल्ट, और T बराबर है 6 घंटे, और D बराबर है 30 दिन। यहाँ पर यूनिट कितना आ जाएगा आपका, यूनिट आ जाएंगे 160 इंटू 6 इंटू 30, और बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 1000। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो सोल्व करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में देखो कितना हो गया आपका, 60 वोल्ट के 2 पंखे, तो 60 वोल्ट के 2 पंखे, इसका मतलब क्या हुआ, कितने वोल्ट हो गए, 120 वोल्ट हो गए। P बराबर कितना हो गया, 120 वोल्ट हो गया। और समय कितना हो गया, समय हो गया आपका 8 घंटे। और कितने दिन तक चलते हैं ये, प्रतिदिन है वो चलते हैं एक माह तक, तो 30 दिन में हो गए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यूनिट कितना आ जाएंगे आपके 120 भाई, P का मान H और D का मान PHS का मान कितना है 8 इंटू D अपॉन क्या हो जाएगा 1000। आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जो भी यूनिट आएंगे, ठीक है, यूनिट कितने आ रहे हैं टोटल, मैं टोटल निकाला हूँ, कैलकुलेशन अभी नहीं करूंगा, ठीक है। कितने आ गए आपके विद्युत जो खर्च यूनिट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके टोटल यूनिट भाई, इनको इसके द्वारा ये यूनिट और ये यूनिट आए, उनको सबको जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे आपके, ये कितने आ रहे हैं यूनिट, टोटल यूनिट आ रहे हैं आपके 105.6 यूनिट। कितने आ रहे हैं, 105.6 यूनिट आ रहे हैं। ये विद्युत ऊर्जा का कुल खपत आ रहा है, विद्युत ऊर्जा का कुल कितने खपत है, 105.6 यूनिट आ गया। अब 105.6 यूनिट है, एक यूनिट के जो है वो पैसे लग रहे हैं आपके कितने, एक यूनिट के पैसे लग रहे हैं 5 रुपए। तो आपको यहाँ पर कितना चाहिए, आपको इतनी यूनिट के चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, 105.6 इंटू कितना कर दो, 5 कर दो, तो कितना आंसर आ रहा है 528 रुपए। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया है, कैलकुलेशन नहीं किया है, क्योंकि पॉइंट वाले होगी तो थोड़ी टाइम लग जाएगा, तो आपको उसको कर लेना, सही आपका आंसर रहेगा। आप इस प्रकार से वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये हो गया आपके जो चैप्टर नंबर 5 है उसके आंकी के प्रश्न है, एग्जांपल्स आपको करने नहीं समझ में आ रहे तो आप वहां पर पूछ सकते हो कि ये एग्जांपल नंबर हमारे को समझ में नहीं आया, और बाकी का जो अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।